मित्रों, यदि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र ग्रह बैठे हुए हों, लेकिन शुक्र ग्रह वृषभ राशि के होकर, तुला राशि के होकर या मीन राशि के होकर बैठे हुए होने चाहिए। अष्टम भाव में शुक्र ग्रह यदि वृषभ, तुला या मीन राशि के होकर बैठे हुए हों तो समझ लीजिएगा कि आप अच्छे साधक हो सकते हैं, अच्छे उपासक हो सकते हैं। देवी शक्तियों की सहायता, ईश्वरीय सहायता आपको मिल सकती है और देवी आराधना करने से आपको लाभ होगा। अष्टम भाव के अंतर्गत शुक्र यदि बैठे हुए हैं तो विरासत में मिली हुई संपत्ति का लाभ भी आपको दे सकते हैं। मित्रों, ध्यान रखें, अष्टम भाव में बैठे हुए शुक्र पीड़ित नहीं होना चाहिए और बलवान हो, और गुरु से यदि दृष्ट हो जाते हैं तो समझ लीजिएगा कि अष्टम भाव में बैठे हुए शुक्र आपको आवश्यकता पड़ने पर आपके जीवन को ऊंचा उठाने का ही कार्य करेंगे, बशर्ते ये पीड़ित नहीं हो रहे हों। आइए अब अन्य स्थिति पर चर्चा करते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली के अष्टम भाव के अंदर शनि और गुरु की युति बनी हुई हो, मित्रों शनि और गुरु की युति हो, लेकिन गुरु यहाँ पर नीच राशि के या शनि ग्रह नीच राशि के नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। अष्टम भाव में शनि गुरु की युति ये बताती है कि जातक को गहन साधना में लाभ मिलेगा, धीमी गति से स्थायी सिद्धि की ओर ऐसा जातक बढ़ सकता है। तो शनि गुरु की युति अष्टम भाव के अंतर्गत होना देवीय सहायता मिलने के लिए एक अच्छा संकेत है। और शनि गुरु की युति अष्टम भाव के अंतर्गत यदि बनी हुई है तो आपको देवीय मदद, ईश्वरीय मदद आवश्यकता पड़ने पर मिल जाती है और आपकी कुंडली जो है आध्यात्मिक रूप से संपन्न हो, इस बात की तरफ भी संकेत करती है। हालांकि अष्टम भाव के अंतर्गत गुरु जब बैठेंगे तो ध्यान रखिएगा कि कुछ परेशानी रहती है, जैसे धन से संबंधित कुछ दिक्कतें रहती है जीवन काल के दौरान। हालांकि क्योंकि अष्टम भाव के अंतर्गत जब गुरु बैठेंगे तो अष्टम भाव को जागृत करने का वो प्रयास करेंगे, अपनी पंचम दृष्टि से 12वें घर को देखेंगे तो अष्टम भाव और 12वें भाव से संबंधित दिक्कतों को वो दूर करेंगे। तो शनि गुरु की युति आपकी कुंडली में यदि अष्टम भाव के अंतर्गत शुभ स्थिति में बनी हुई है तो साधना की तरफ, ध्यान के मार्ग में आप आगे बढ़ सकते हैं, इसका ये एक संकेत करती है। यदि मान लीजिए कुंडली के अष्टम भाव में मित्रों चंद्रमा और केतु की युति बन जाए, ध्यान रखिएगा चंद्रमा केतु, चंद्र राहु की युति सामान्यतः ठीक नहीं मानी जाती, लेकिन हम बात कर रहे हैं चंद्रमा केतु की युति बनी हुई हो, लेकिन चंद्रमा मजबूत हो और इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो। तो चंद्रमा केतु की युति अष्टम भाव के अंतर्गत होना ये बताता है कि पूर्व जन्म में आप अच्छे साधक रहे होंगे, ठीक है, जिसके कारण आपको देवी कृपा, ईश्वरीय कृपा आवश्यकता पड़ने पर मिल जाती है। ये इसका शुभ संकेत हुआ। यानी चंद्र केतु की युति पर यदि गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाती है, चंद्रमा मजबूत होते हैं, चंद्र केतु की युति यदि अष्टम भाव के अंतर्गत बनती है तो ये देवी कृपा यानी ईश्वरीय कृपा का संकेत है और निश्चित रूप से आवश्यकता पड़ने पर आपको जरूरी मदद, जरूरी हेल्प मिल जाती है, ऐसा ये संकेत करती है। आइए बात करते हैं मित्रों अष्टम भाव के अंतर्गत यदि मान लीजिए राहु या केतु बैठे हुए हों। अब ध्यान रखें, राहु केतु दोनों में से कोई एक ग्रह हो सकता है। मैंने वीडियो में समझाने के लिए दोनों को साथ लिखा है, हालांकि दोनों कुंडली में कभी साथ नहीं हो सकते, ठीक है। मान लीजिए कि अष्टम भाव के अंतर्गत केतु को पहले समझ लेते हैं। अष्टम भाव में केतु ग्रह बैठे हुए हैं उच्च राशि के होकर। उच्च राशि का केतु का बैठा हुआ होना ये बताता है कि जातक रहस्यात्मक शक्तियों से संपन्न होगा, ध्यान और मोक्ष की तरफ जातक का झुकाव रहेगा, ये केतु बताता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान और मोक्ष की तरफ जब जातक का झुकाव रहेगा तो निश्चित रूप से जातक को ईश्वरीय सहायता मिल पाती है। यहाँ पर हम शुभ केतु की बात कर रहे हैं। केतु कुंडली में योग कारक हो और बलवान होकर कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हों, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए तो काफ़ी अच्छा। और जिस राशि के अष्टमेश के साथ यदि बैठ जाते हैं तो अष्टमेश से यदि शुभ ग्रह हुआ तो निश्चित रूप से उसके बल को ये बढ़ा देगा। अब मान लीजिए मित्रों कुंडली का अष्टम भाव में राहु बैठ जाते हैं। देखिए राहु को वैसे तो अष्टम भाव में ठीक नहीं माना जाता, लेकिन मान लीजिए अष्टम भाव के अंतर्गत यदि राहु बैठे हुए हों तो वृषभ लग्न की कुंडली हो आपकी, तुला लग्न की कुंडली है और राहु कुंडली के अष्टम भाव के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ जाती है तो तंत्र इत्यादि के क्षेत्र में जातक को कई बार ये सफलता दे देती है, ठीक है। जातक ऑनलाइन नेटवर्किंग के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है, जासूस इत्यादि के कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। हालांकि यहाँ पर राहु के बहुत सारे प्रभाव होते हैं, लेकिन आज के वीडियो को क्योंकि मूल मकसद हमारा ये है कि आध्यात्मिक प्रभाव को समझना, तो आध्यात्मिक दृष्टि से मैं राहु को यहाँ पर ठीक ज़्यादा नहीं मानूंगा, लेकिन हाँ केतु यदि आपकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट यहाँ पर करेंगे। मित्रों आइए अब बात करते हैं हम गुरु यदि आपकी कुंडली के लग्न भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों, चतुर्थ भाव में बैठे हुए हों, सप्तम भाव में हों या कुंडली के दसम भाव में हों, यानी सप्तम में, लग्न में, चतुर्थ में, दसम भाव में गुरु ग्रह बैठे हुए हों, तो गुरु यदि आपकी कुंडली में पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, ठीक है, गुरु यदि लग्न में केंद्र के किसी भी घर के अंदर स्वगृही होकर, मित्र ग्रही होकर या उच्च राशि के होकर बैठते हैं तो मित्रों ये बनता है गुरु के द्वारा बना हुआ पंच महापुरुष योग, जिसे हम बोलते हैं हंस नामक योग। अब हंस नामक योग का फल क्या होता है इस पर अभी हम विचार करेंगे, ठीक है। ये अपने आप में राजयोग है और ये बताता है कि आपकी कुंडली जो है
ईश्वरीय रूप से संपन्न है, आपको ईश्वरीय मदद आवश्यकता पड़ने पर मिल जाया करेगी या मिल जाती है, ऐसा आपको समझना चाहिए। अब गुरु क्योंकि हंस योग का निर्माण कर रहे हैं तो इसका प्रभाव इस प्रकार से रहेगा मित्रों। आपका शांत व्यक्तित्व रहेगा, आध्यात्मिक रूप से संपन्न रहेंगे, आप धर्म पारायण रहेंगे। बुद्धि की दृष्टि से देखा जाए तो आपकी बुद्धि का लेवल अच्छा रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये स्थिति शुभ है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी शुभ मानी जाएगी। ध्यान, साधना, योग और धर्म के मार्ग में आप आगे बढ़ सकते हैं या आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको ईश्वरीय सहायता मिलती है, देवी सहायता मिलती है। यानी हंस नामक पंच महापुरुष योग का कुंडली के अंदर बनना बेहद शुभ है और ईश्वरीय शक्ति की मदद आवश्यकता पड़ने पर मिले आपको, इससे आपकी कुंडली संपन्न होती है। ध्यान रखें, धनु, मीन और कर्क राशि के गुरु की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ध्यान रखें, चंद्रमा यदि आपकी कुंडली के लग्न भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों, ठीक है, चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठे हुए हों, सप्तम भाव में हो या कुंडली के दसम भाव में हो, यानी केंद्र के घरों में चंद्रमा या तो उच्च राशि की होकर, उच्च राशि कौन सी हो चंद्रमा की? वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के स्वामी की स्थिति मजबूत हो यदि ये उच्च अवस्था के हो तब, या फिर कर्क के चंद्रमा लग्न चतुर्थ सप्तम या दसम में बैठे हुए हों तो ये स्थिति भी बेहद सुफलदायी है मित्रों। चंद्रमा मन का कारक है, मन के कारक ग्रह का स्वगृही होकर बैठना या उच्च राशि के होकर बैठना व्यक्ति के मन के विचारों की शुद्धता की तरफ इशारा करता है। जब व्यक्ति के मन के विचार शुद्ध होते हैं तो निश्चित रूप से जातक को देवी सहायता मिलती है, ईश्वरीय सहायता मिलती है, लेकिन ये केंद्र के घरों में बैठे हुए होने चाहिए। और ध्यान रखें कि शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, अशुभ ग्रहों के प्रभाव जैसे शनि से दृष्ट या राहु से दृष्ट या युत नहीं होना चाहिए। शनि और राहु से दृष्ट या युत ना हो, किसी नीच राशि से के साथ दृष्ट या युत नहीं होना चाहिए, ठीक है। शुभ ग्रह के साथ दृष्ट या युत ये हो सकते हैं। तो चंद्रमा यदि केंद्र में बैठे हुए हों स्वगृही या उच्च राशि के होकर तब भी आपकी कुंडली जो है ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न मानी जाएगी और आपको आवश्यकता के अनुरूप मदद मिल पाएगी। मित्रों आइए अब बात करते हैं यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह केंद्र के भावों के अंदर यानी वृषभ के, तुला के या मीन के, उसी प्रकार चतुर्थ में, सप्तम में या दसम भाव के अंतर्गत वृषभ, तुला या मीन राशि के होकर शुक्र ग्रह बैठे हुए हों। अब देखिए, शुक्र जब केंद्र के अंतर्गत बैठे हुए होंगे मित्रों, शुक्र ग्रह यदि आपकी कुंडली के केंद्र के घरों के अंदर मालव्य योग बनाते हैं, क्योंकि वृषभ, तुला या मीन के होकर शुक्र केंद्र के घरों के अंदर जब बैठते हैं तो इसे कहा जाता है मालव्य योग। अब मालव्य योग का प्रभाव यह है कि आपके जीवन को सुंदर और आकर्षक बनाएंगे। इसके अलावा भूमि, भवन, वाहन, भोग विलास इत्यादि की चीज़ों की कमी नहीं रहेगी। ये इस प्रकार का लाभ देते हैं जीवन काल में। वैवाहिक जीवन सुखी होता है, ठीक है। इसके अलावा जीवन प्रेम और आकर्षण बना रहता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्योंकि आपकी कुंडली देवी संपन्न है या नहीं। देखिए, शुक्र भी गुरु है और गुरु भी गुरु है। यदि इस शुक्र पर यानी वृषभ, तुला या मीन के शुक्र पर गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो निश्चित रूप से आपकी जो कुंडली है वो आध्यात्मिक रूप से संपन्न ही मानी जाएगी। आपकी कुंडली देवी कृपा प्राप्त ही मानी जाएगी, चाहे भले ही गुरु की दृष्टि पड़ रही हो या नहीं। यदि गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो शुभता अधिक आ जाती है, ठीक है। आपकी कुंडली के अंदर मालव्य योग का बनना, विशेष रूप से लग्न के अंतर्गत चतुर्थ और दसम भाव के अंतर्गत मालव्य योग का बनना ज्यादा श्रेष्ठ है। वृषभ, तुला या मीन राशि के होकर शुक्र सप्तम में बैठते हैं तो उतना अच्छा फल ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, लग्न, चतुर्थ, दसम में ज्यादा अच्छा फल। हालांकि सप्तम भाव में भी ये मालव्य योग का निर्माण करेंगे और गुरु से दृष्ट होने पर निश्चित रूप से आपकी कुंडली जो है वो देवीय संपन्न कुंडलियों में मानी जाएगी। क्योंकि जिसके जीवन के अंदर सुख शांति हो, जिसके जीवन के अंदर अंतर्गत आध्यात्मिकता हो, जिसके जीवन में भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी की कमी नहीं हो, तो ये से ईश्वर की कृपा ही माना जाएगा इसे, ठीक है। अब गुरु की दृष्टि होना इसका मतलब यह है कि भौतिकता में संतुलन स्थापित होता है। आइए अब हम बात करते हैं यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह लग्न भाव के अंतर्गत चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या दसम भाव में मिथुन राशि के होकर या कन्या राशि के होकर बैठे हुए हों, क्योंकि कन्या राशि इनकी उच्च राशि मानी जाती है। एक राजयोग है क्योंकि मिथुन कन्या के होकर केंद्र के अंतर्गत जब बुध ग्रह बैठे हुए होते हैं मित्रों तो ये पंच महापुरुष राजयोग है और इसे जाना जाता है भद्र योग के नाम से, ठीक है। अब भद्र योग जब कुंडली के अंतर्गत बनता है तो जातक की बुद्धिमत्ता का लेवल अच्छा होगा, वाक पटुता रहेगी, जातक की तर्क शक्ति अच्छी रहेगी, जातक लेखन इत्यादि में अच्छा वर्क करेगा, ठीक है। केंद्र के अंतर्गत बनना भद्र योग का ये बताता है कि जातक तीव्र बुद्धि का होगा, विश्लेषणात्मक क्षमता उसकी अच्छी होगी, व्यवसायिक कौशल होगा, तकनीकी कौशल होगा, लेखन के क्षेत्र में व्यवहारिक रूप से देखा जाए और यदि उसकी वाणी को देखा जाए तो लोगों को आकर्षित करने की कला इन जातकों के अंदर होती है। तो भद्र महापुरुष योग का कुंडली के अंदर बनना अपने आप में ये बताता है कि आपकी कुंडली देवी गुणों से संपन्न है। इसका प्रभाव अधिक तब मिलेगा कि जब
राहु केतु या शनि से दृष्ट या युक्त ये बुध नहीं होना चाहिए। अच्छे ग्रहों की दृष्टि इस पर पड़ना चाहिए और बुध ग्रह के पास जो है बल होना चाहिए। भद्रयोग जब कुंडली के अंदर मित्रों बनता है तो जातक चतुर खिलाड़ी होगा, जातक अच्छा वक्ता होता है, जातक अच्छा अकाउंटेंट हो सकता है, अच्छा तकनीकी का जानकार हो सकता है। ऐसे जातकों के अंदर धोखे से बचने की एक तीव्र क्षमता होती है, किसी भी प्रकार के मानसिक भ्रम से प्राय बच जाया करते हैं। ठीक है, भद्रयोग का कुंडली के अंदर होना ये बताता है कि जातक बुद्धि प्रधान होगा, ठीक है, व्यवहारिक होगा, सामाजिक होगा, प्रतिष्ठित होगा। अब मित्रों इतनी सारी विशेषताएं अगर किसी व्यक्ति के अंतर्गत हों, व्यक्ति के जीवन में हो, तो निश्चित रूप से जातक की कुंडली आध्यात्मिक रूप से संपन्न होगी। ठीक है, जातक को देवीय सहायता इस रूप में प्राप्त होती है, जातक को ईश्वरीय मदद मिलती है। अब देखिए, जातक की बुद्धि समय पर सही जगह काम कर जाए तो ये अपने आप में देवी गुण होगा कि नहीं होगा? ठीक है, निश्चित रूप से होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गुरु ग्रह धनु राशि के होकर, कर्क राशि के होकर या मीन राशि के होकर बैठ जाएं तो समझ लीजिएगा कि अष्टम भाव में बैठे हुए ये गुरु आपको आकस्मिक संकटों के दौरान किसी भी मुसीबत से निकाल देंगे। इसके अलावा किसी भी प्रकार की साधना में, किसी भी प्रकार के ध्यान मार्ग में, किसी भी प्रकार के उपासना में आपको सफलता देंगे। अष्टम भाव में बैठे हुए धनु, मीन या कर्क के गुरु आपको ये श्योरिटी देते हैं कि आपको जीवन काल में आवश्यकता होने पर देवी सहायता मिल जाएगी, किसी भी संकट से आपकी रक्षा हो जाएगी। अष्टम भाव में बैठे हुए गुरु जीवन में उतार चढ़ाव के साथ आपको आध्यात्मिक क्षेत्रों में लाभ देंगे। इसके अलावा गुप्त विद्या का ज्ञान भी देंगे, संकटों से भी बचाएंगे, अचानक से लाभ और उन्नति भी देते हैं। तो आपकी कुंडली का अष्टम भाव के अंतर्गत यदि गुरु धनु, मीन या कर्क के होकर बैठे हुए हों तो समझ लीजिएगा कि देवी शक्तियों की सहायता आवश्यकता पड़ने पर आपको मिल जाएगी। यदि आपकी कुंडली के 90 भाव के अंतर्गत यदि गुरु ग्रह बैठे हुए हों तो देखिए, ये भी अपने आप में बताता है कि आपकी कुंडली देवी संपन्न है, देवी शक्तियों से संपन्न है, क्योंकि 90 भाव में बैठे हुए गुरु आपको किसी भी मुसीबत से निकालने का कार्य करते हैं। 90 भाव में गुरु का बैठा हुआ होना ये बताता है कि जातक में धार्मिकता का गुण रहेगा, जातक नैतिक होगा, ज्ञानी होगा। जातक जितना अधिक अपने गुरुओं का सम्मान करेगा, पिता का सम्मान करेगा, धर्म कर्म में लगा रहेगा, तो 90 भाव में बैठे हुए गुरु निश्चित रूप से आवश्यकता पड़ने पर जातक की मदद करते हैं या अदृश्य रूप में देवी शक्तियां आपके लिए मददगार होती हैं। 90 भाव में गुरु का बैठा हुआ होना आपको बताता है कि आप पर गुरु कृपा बनी रहेगी। अब जातक का व्यवहार किस प्रकार का, ये लग्न और लग्नेश की स्थिति से तय होगा। हालांकि 90 भाव में बैठे हुए गुरु आपको आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिक संकट से रक्षा कर देते हैं। तो इससे पता चलता है कि आपकी कुंडली देवी शक्ति संपन्न है। क्यों? क्योंकि गुरु 90 भाव में जब बैठे हुए होंगे तो लग्न को पंचम से और नवी दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे। तो 90 भाव में बैठे हुए गुरु बेहद शुभ माने जाते हैं। अब मान लीजिए आपकी कुंडली के 90 भाव में चंद्रमा यदि बैठे हुए हों, मित्रों चंद्रमा सौम्य प्रकृति के ग्रह, ध्यान रखें, चंद्रमा यदि कुंडली के 90 भाव में बैठे हुए हों लेकिन स्वगृही, मित्रगृही, उच्च राशि के होकर, उसी प्रकार से गुरु की स्थिति को भी देखिए, स्वगृही, उच्च ग्रही या मित्र राशि के होकर बैठे हुए होने चाहिए। चंद्रमा कुंडली के मित्रों नवम भाव के अंतर्गत बैठे हुए होंगे तो जातक की प्रवृत्ति को धार्मिक बनाएंगे, तीर्थ यात्राओं से, पुण्य कार्यों से जातक को लाभ होता है। ठीक है, माता के माध्यम से जातक की भाग्य वृद्धि होती है। चंद्रमा मजबूत होकर शुभ स्थिति में बैठे हुए हों तो जातक की कल्पना शक्ति अच्छी होगी, जातक का मनोबल बढ़ाने वाली स्थिति कही जाती है। देवी उपासना करने से आपको लाभ होगा। इसके अलावा आपकी प्रकृति थोड़ी भावुक हो सकती है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा 90 भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं और ये सौम्य प्रकृति के ग्रह हैं। शांति बनी रहेगी। हालांकि यहाँ पर लग्न और लग्नेश को देखना होगा, लेकिन लग्न 90 भाव के अंतर्गत चंद्रमा का बैठा हुआ होना शुभ स्थिति का प्रतीक है और आपको आवश्यकता पड़ने पर देवी सहायता, ईश्वरीय सहायता मिल जाया करती है। आपकी कुंडली देवी गुणों से संपन्न है, इस बात की तरफ ये स्थिति संकेत करती है। अब मान लीजिए आपकी कुंडली के 90 भाव में मित्रों शुक्र ग्रह बैठे हुए हों। देखिए, शुक्र ग्रह यदि कुंडली के 90 भाव में वृषभ, तुला या मीन राशि को होकर बैठे हुए हों तो आपको ये स्थिति बताती है कि आपको भाग्य का लाभ मिल पाएगा। ठीक है, इसके अलावा 90 भाव के अंतर्गत यदि गुरु बैठे हुए हों, शुक्र ग्रह बैठे हुए हों तो जातक का जीवन भौतिकवादी भी होता है और जातक धार्मिक कार्यों में रुचि भी लेता है। ठीक है, स्त्रियों के सहयोग से जातक को लाभ होने की संभावना यहाँ पर बनती है। इसके अलावा 90 भाव के अंतर्गत शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं तो ये अपने आप में ये स्थिति भी बताती है कि कहीं ना कहीं जातक के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, जातक को देवी शक्तियों की सहायता यानी अदृश्य शक्तियों की सहायता मिल जाती है। उसी प्रकार से यदि कुंडली के 90 भाव में मित्रों केतु ग्रह बैठे हुए हों, लेकिन केतु ग्रह स्वगृही होकर या उच्च राशि के होकर यहाँ पर बैठे हुए होने चाहिए, किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में हो तो जातक को गुण विषयों की जानकारी रहती है, आध्यात्मिकता रहती है, जातक के जीवन में तीर्थ यात्राओं से उसे लाभ मिलता है। इसके अलावा जातक
कोई ना कोई गूढ़ विषयों का जानकार होगा, ठीक है। जातक धार्मिक दृष्टिकोण यदि अपनाता है तो जातक को लाभ मिलेगा। जातक पिता से सामान्यतः वैचारिक मतभेद हालांकि ये करवाते हैं कई बार, लेकिन यदि आप पिता की बातों को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो निश्चित रूप से 90 भाव में केतु बैठे हुए हैं तो आपको शुभता ही प्रदान करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि गुरु की स्थिति, भाग्येश की स्थिति और साथ साथ अष्टम भाव और 12वें भाव पर किन ग्रहों का प्रभाव है ये देखना होगा। लेकिन 90 भाव में केतु यदि शुभ स्थिति में है तो कहीं ना कहीं गूढ़ साधनाओं की तरफ ले जा सकते हैं और इनमें आपको लाभ भी हो। मित्रों, आइए बात करते हैं चतुर्थ भाव और द्वादश भाव के विषय में। देखिए, कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि गुरु ग्रह बैठे हुए हों, इसी प्रकार से कुंडली के 12वें भाव में यदि गुरु ग्रह बैठे हुए हों, या शुक्र ग्रह चतुर्थ भाव में, या शुक्र ग्रह कुंडली के 12वें भाव में हो, या चंद्रमा चतुर्थ भाव में, या चंद्रमा 12वें भाव में हो, लेकिन किस प्रकार के, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हर ग्रह मित्र ग्रही होकर या स्वग्रही होकर या उच्च राशि का होकर बैठे हुए होना चाहिए। खराब ग्रहों के प्रभाव में यदि नहीं आ रहा है तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि चतुर्थ भाव से मन की भावनाओं का विचार करते हैं, द्वादश भाव से मोक्ष का और ध्यान का विचार, तपस्या इत्यादि का विचार भी कुंडली के 12वें भाव से हम करते हैं। ध्यान रखें कि अन्य चीज़ों का विचार भी होता है हालांकि, लेकिन आज की वीडियो में हम उन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो शुभ ग्रह गुरु, चंद्र और शुक्र आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में या 12वें भाव में बैठे हुए हों, या 12वें भाव से इन ग्रहों का संबंध बन रहा हो, तो अदृश्य रूप से देवी कृपा आपको मिलती है, आत्मिक अनुभव होते हैं और शांति का अनुभव व्यक्ति अपने जीवन काल के दौरान कर पाता, तो ये भी बेहद शुभ स्थिति मानी गई है। मित्रों, कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि केतु और चंद्रमा की युति बन रही हो, या कुंडली के अष्टम भाव में केतु चंद्रमा की युति हो, या कुंडली के 12वें भाव में केतु चंद्रमा की युति हो, तब भी ये स्थिति भी बताती है कि कहीं ना कहीं आपको आध्यात्मिक लाभ हो पाएगा। हालांकि केतु और चंद्रमा का योग ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि केतु चंद्रमा की युति बनती है तो मानसिक रूप से कई बार व्यक्ति को परेशानियां आती हैं। लेकिन केतु चंद्रमा पर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, शुभ ग्रहों से दृष्टि या युत हो जाए, तो ऐसी स्थिति में चतुर्थ भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में केतु चंद्रमा की युति भी कहीं ना कहीं जातक के जीवन को आध्यात्मिक रूप से संपन्न बनाएगी, क्योंकि अष्टम भाव में वैसे भी केतु कारक होते हैं, हालांकि चतुर्थ भाव में ज़्यादा अच्छा फल नहीं देते, लेकिन 12वें भाव में ही अच्छा फल देते हैं। चंद्रमा साथ में बैठे हुए हों और चंद्रमा बलवान हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि यदि केतु चंद्र की युति पर बने, तो ये स्थिति भी कहीं ना कहीं आध्यात्मिक रूप से संपन्न कुंडली की तरफ एक संकेत करती है। अब यदि आपकी कुंडली में मान लीजिए मित्रों गज केसरी योग बन रहा हो, गज केसरी योग कैसा, लेकिन गुरु और चंद्रमा साथ में हो, ध्यान रखें केंद्र में गुरु चंद्रमा साथ में बैठे हुए हैं, नहीं लग्न भाव के अंतर्गत चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या कुंडली के दसम भाव में गज केसरी योग बन रहा हो, तो गज केसरी योग का मतलब यह है कि सीधी सी बात है कि आपको अपने जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, और केंद्र में गुरु का बैठा हुआ होना आपकी कुंडली को मजबूत करता है, सशक्त बनाता है। तो ये भी अपने आप में बेहद शुभ स्थिति है, और आपकी कुंडली आध्यात्मिक रूप से संपन्न हो, इसके लिए आपकी कुंडली को एक मजबूत आधार प्रदान करती है।